हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम। मैं हूँ गीता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं करवाती हूँ आपको बोर्ड के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ के और अकाउंट्स के। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ 2017 के HBSE 2017 के सेट सी एंड सेट डी के इश्यू ऑफ शेयर के थ्योरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। सेट सी और सेट डी में जो थ्योरी का क्वेश्चन आया था वो मैं आपको करवाने वाली हूँ आज। देखो यहाँ पे आज जो क्वेश्चन आया है वो क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड कॉल इन एडवांस। ये 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो 4 नंबर का ये, 4 नंबर का ये। अभी जो है 8 मार्क्स का नहीं आएगा बड़ा, 6 मार्क्स का आएगा। तो आप ये लगा के चलो कि ये 3 मार्क्स के हिसाब से थ्योरी आएंगी। थ्योरी सारी पता होनी चाहिए कैसे क्या होती है, तो ये लिख सकेंगे, ठीक है। 5 और 6 मार्क्स के हिसाब से याद करेंगे तब जाके पेपर में ढंग से 3-4 नंबर की लिख पाते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, चलिए करते हैं आज। अब देखिए अलॉटमेंट होता क्या है। सबसे पहले कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किए, फिर उस कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई, ठीक है। एप्लीकेशंस का जो पैसा था वो कंपनी ने आगे जो है एडजस्ट कर दिया, अपने शेयर कैपिटल में डाल दिया, जो एक्स्ट्रा था वो अलॉटमेंट में डाल दिया, जो वापस करना था कर दिया। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, अलॉटमेंट कर रही है। अलॉटमेंट, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ठीक है। यहाँ पे देखो अलॉटमेंट क्या होता है, आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई अंतिम तिथि के बाद बैंक क्या करता है, सभी आवेदन पत्रों को कंपनी के पास भेज देता है। मान लो कि कंपनी ने शेयर इशू करे 1 अगस्त को और वहाँ पे ना तारीख दे दी अपनी उसमें प्रोस्पेक्टस में कि जिसको भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं खरीद लीजिए और 31 तारीख तक जमा करा दीजिए। मान लो कि 31 तारीख तक बैंक के पास जितने भी एप्लीकेशन लेटर आए ना, फिर 31 तारीख को बैंक क्या करेगा, सारे के सारे एप्लीकेशन लेटर और वो जो है कंपनी के पास भेज देगा। डायरेक्टर क्या करेंगे, अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकते, अलॉटमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि कंपनी को जनता से, कंपनी को पब्लिक से परविवरण यानी कि प्रोस्पेक्टस में वर्णित न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त ना हो जाए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव ना हो जाए। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखो, कंपनी अधिनियम 2013 है, ठीक है, कि धारा 39 की 1 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जनता को अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन यानी कि अपने प्रतिभूति से क्या मतलब है यहाँ पे, शेयर डिबेंचर और अपने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर का अलॉटमेंट ना तब तक नहीं कर सकती जब तक कि परविवरण में लिखी गई न्यूनतम अभिदान की राशि ना मिल जाए और आवेदन पर दे निर्धारित राशि या तो चेक या फिर अन्य दस्तावेज के द्वारा प्राप्त ना हुई है जिसका भुगतान ना हो गया हो। ऐसी कंपनी जो पहली बार अपने अंशों का निर्गमन कर रही है उसके लिए न्यूनतम अभिदान से राशि ऐसी राशि से जो संचालकों के विचार में निम्न कार्यों के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, हमें यहाँ ज़्यादा नहीं करना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में ये करना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि जब तक प्राप्त नहीं हो जाती कंपनी को तब तक वो आगे अलॉटमेंट नहीं कर सकती। कौन सी होती है न्यूनतम अभिदान की राशि, कितनी निर्धारित कर दी गई है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग न्यूनतम अभिदान की राशि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये जो है कुल निर्गमन का 90% जो है वो निर्धारित कर दी गई है। यानी कि अगर एप्लीकेशन के टाइम कंपनी ने क्या करा था, 100 रुपये का एक शेयर था, 25 रुपये एप्लीकेशन पे मंगाए, तो यूँ लगा लो कि 25 मान लो कि 10,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है, तो 25 गुना में 10,000 कितने के 2.5 लाख। 2.5 लाख का 90% अगर कंपनी को रिसीव हो जाता है तो वो आगे अलॉटमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज वो आगे अलॉटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। 2.5 लाख का 90%। आगे क्या दे रखा है अलॉटमेंट वाले टॉपिक में कि धारा 39 के 3 के अकॉर्डिंग कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि जो है वो प्रोस्पेक्टस के निर्गमन की प्रोस्पेक्टस इशू करने की तिथि के 30 दिन के अंदर अंदर प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि कंपनी 30 अवधि में मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट प्राप्त नहीं करती है तो कंपनी आगे अलॉटमेंट नहीं कर सकती और अगले 15 दिन के अंदर उसे सारा पैसा जो वापस करना पड़ेगा। यदि कंपनी को इस राशि को चुकाने के लिए 15 दिन से ज़्यादा की देरी हो जाती है तो कंपनी क्या करेगी, 15% का इंटरेस्ट के साथ इस राशि को चुकाने के लिए रिलायबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। इसके लिए संचालक डायरेक्टर जो है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जिम्मेवार होते हैं। हमसे प्रोराटा नहीं पूछा गया, सिर्फ अलॉटमेंट पूछा गया, तो हम यहाँ तक लिख देंगे सफिशिएंट है 4 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे प्रोराटा भी बता देती क्या होता है प्रोराटा। देखो जब मान लो कि कंपनी ने इशू तो करे हमारे 10,000 शेयर्स और कंपनी के पास एप्लीकेशन लेटर आ गया 20,000 की, तो अब कंपनी वहाँ पर कैसे करे, कैसे अलॉटमेंट करे, कौन से शेयर वाले को कितना शेयर दे, शेयर होल्डर कितने हैं और कितने शेयर हमें इशू करने हैं, यहाँ पे ये बात मैटर करती है। देखिए क्या लिख रखा है कि आवश्यकता से ज़्यादा अंशों के लिए जब ओवर सब्सक्रिप्शन प्राप्त होती है तो
आवेदन किए गए अंशों के अनुपात में हम आवंटन किया जाएगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, यदि कोई कंपनी 1 लाख अंशों के निर्गमन के लिए एक प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया और इसे 4 लाख के लिए मिल जाते हैं एप्लीकेशन, तो क्या हुआ, यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो 4 गुना आ गई हमारी। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, 500 का ग्रुप बना लेगी, उसको 4 से डिवाइड कर देगी, यानी कि 500 शेयर जिसके पास है उसको 125 अलॉट करेगी, बाकी का पैसा जो है वो कंपनी आगे एडजस्ट कर देगी, और अगर एडजस्ट करने के बाद भी बचता है तो कंपनी उसे वापस कर देगी। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण कुछ आवेदकों को कोई भी अंश आवंटित नहीं हो पाएंगे, जबकि कुछ को अंशतः आवंटन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और कुछ को बिल्कुल भी, कुछ को पूर्ण आवंटन प्राप्त होगा। तो जिन्हें अंश आवंटित किए गए हैं उन्हें एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट लिखा जाता है, जिसमें आवंटित किए गए अंशों की संख्या और आवंटन पर देय राशि लिखी जाती है, और जिन आवेदकों को कोई भी अंश निर्गमित नहीं किए जाते उनकी आवेदन राशि को खेत पत्र के साथ वापस भेज दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा से एक बार देख सकते हैं वीडियो। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है थ्योरी का, कि पेड इन एडवांस क्या होता है। ठीक है, कॉल इन एडवांस क्या होता है। देखो, कॉल इन एडवांस क्या होता है, कई बार कोई शेयर होल्डर क्या होता है जिसने मान लो कि कंपनी ने अभी अलॉटमेंट ही मंगाई और उसने अपने दोनों कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के साथ पेमेंट कर दिया, या फर्स्ट कॉल मंगाई और उसने सेकंड कॉल का पैसा भी अपने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के साथ ही पेमेंट कर दिया कंपनी को, तो यहाँ पे जो एडवांस में कंपनी के पास आ गया ना, वो क्या होता है, कॉल इन एडवांस। कभी कभी कई अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर ना बार बार याचना का भुगतान, याचना मतलब कि कॉल्स की पेमेंट करने की परेशानी से बचने के लिए अपने शेयर्स की सारी रकम कंपनी को एक साथ दे देते हैं। इस प्रकार फ्यूचर में मांगी जाने वाली कॉल्स का जो भुगतान है कंपनी के पास एडवांस में पहुंच जाता है। इसी को क्या कहेंगे, अग्रिम याचना यानी कि कॉल इन एडवांस। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 50 के अनुसार कंपनी के अंतर नियमों में यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में व्यवस्था होने पर ही कंपनी जो है कॉल इन एडवांस की राशि जो है वो स्वीकार कर सकती है। ठीक है, कंपनी ऐसे ले भी नहीं सकती कॉल इन एडवांस, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया तो ही ले सकती है। इसका लेखा करने के लिए कॉल इन एडवांस अकाउंट खोला जाए तो इसकी एंट्री क्या होगी। अब देखो, कंपनी के पास पैसा आया है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक के पास पैसा आया है, बैंक हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, तो वह उस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा है तो बैंक को हम क्या कर देंगे, डेबिट बैंक अकाउंट, डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो अग्रिम याचना की राशि को कहाँ दिखाया जाएगा, देखो ये वाली लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी हेडिंग है, मेन हेडिंग, और सब हेडिंग है अदर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हेडिंग है हमारी करंट लायबिलिटी और सब हेडिंग है अदर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत दिखाया जाता है। भविष्य में याचना तो पूरी राशि से की जाएगी, लेकिन जब याचना की राशि प्राप्त होते समय बैंक को घटा दिया जाता है और इस कॉल इन एडवांस को दोबारा से डेबिट कर दिया जाता है। मान लो कि अलॉटमेंट के टाइम उसने बंदे ने दे दी और जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल करी ना, तो फर्स्ट कॉल के टाइम जो बैंक में पैसा आया, ठीक है, मान लो कि 500 शेयर वाले ने पहले दे दी थी और कंपनी ने 10,000 शेयर इशू कर रखे थे, तो यहाँ पे ना 9,500 शेयर वालों का पैसा जो इसमें आ जाएगा बैंक में, और बाकी 500 का जो कि कॉल इन एडवांस में था उसका पैसा इसमें आ जाएगा, और टोटल 10,000 का जो वो शेयर कॉल अकाउंट में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग कह रही है, एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कितना दिया जाता है। कंपनी के पास पैसा एडवांस में आ गया, कंपनी ने इस पैसे को यूटिलाइज़ करा है, ठीक है, इस मनी को यूटिलाइज़ करा है, तो कंपनी कितना % का इंटरेस्ट देगी शेयर होल्डर को, 12% का। ठीक है, ये हमारा MCQ बनता है 12% का, 12% का जो है वो इंटरेस्ट देगी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कॉल इन एरियर्स पे होता है 10% का। ओके, अब बढ़ते हैं अपने 2017 के सेट डी की तरफ। सेट डी में हमारे 2 क्वेश्चन है 4 नंबर के हिसाब से ही। प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होती है और रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर क्या होती है। ठीक है बच्चों, मैंने इन सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना 17, 18 और 19, इन सभी के न्यूमेरिकल नाम आपको दिखाने वाली हूँ। आपको पता लग जाएगा कि बोर्ड में किस तरह क्वेश्चन आते हैं तो और हमें किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर पूछ रखा, रेशियो फॉरफिटेड शेयर पूछ रखा, तो चलिए करते हैं इसको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोराटा अलॉटमेंट होता क्या है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक आर्थिक दृष्टि से यानी कि एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेड और अच्छी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट के अंदर गुडविल बहुत अच्छी है, साख बहुत अच्छी है, जितने अंश पब्लिक को इशू करती है ना उससे अधिक अंशों के लिए एप्लीकेशन लेटर कंपनी के पास आ जाते हैं। तो इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी प्रोस्पेक्टस में घोषित अंशों से ज़्यादा अंश जनता को आवंटित नहीं कर सकती, पब्लिक को अलॉट नहीं कर सकती। अतः कंपनी के द्वारा अनुपातिक आवंटन प्रोराटा अलॉटमेंट के बेस पर सभी जितने भी हमारे एप्लीकेंट है ना उनको उनके द्वारा आवेदन किए गए अंशों के अनुपात में अलॉटमेंट कर दी जाती है। कुछ आवेदक ऐसे रह जाते हैं जिससे कोई भी अंश आवंटित नहीं किए जाते। तो जिन आवेदकों को यानी कि जिन एप्लीकेंट को एक भी अंश आवंटित नहीं किया जाता उनकी सारी राशि को, उनके सारे अमाउंट को जो है कंपनी वापस कर देती है। इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पैसा आया था तो बैंक को डेबिट कर देता, अब जा रहा तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, एप्लीकेशन मनी रिटर्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट एंट्री हमारी कि जब पैसा वापस करा जाता है तो क्या होता है, बहुत ही आसान भी है। शेयर एप्लीकेशन
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या है कि जिन आवेदकों को कम अंश दिए जाते हैं, ठीक है, मान लो किसी ने 80 के लिए वो अप्लाई करा था, एप्लीकेशन लेटर भेजी, लेकिन कंपनी ने उसको सिर्फ 20 ही शेयर अलॉट करे, तो जो 60 शेयर की जो एक्स्ट्रा मनी कंपनी के पास आ गई है ना, कंपनी उसे क्या करेगी, वापस नहीं करेगी, बल्कि शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देती है। उनके आवेदन पर प्राप्त राशि को आवंटन पर देय राशि में समायोजित कर देता है, जिसके लिए इन्वेंट्री होगी। समझे आप कि अगर 80 शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन करी है एक बंदे ने, और उसको कंपनी ने 20 शेयर ही अलॉट करे हैं, तो 60 शेयर का पैसा जो कंपनी वापस नहीं करेगी, अलॉटमेंट के साथ उसे एडजस्ट कर देगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब पैसा वापस करे थे तो टू बैंक अकाउंट में, और एडजस्ट करे तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट। अब नेक्स्ट क्या है कि कुछ आवेदकों से आवेदन के समय इतनी अधिक राशि मिल जाती है कि अलॉटमेंट पर डालने के बाद भी उसका जो अमाउंट है वो बच जाता है। तो ऐसी दशा में प्रोस्पेक्टस में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार इस अधिक यानी कि इस एक्सेस अमाउंट को या तो वापस कर देगी कंपनी, रिटर्न कर देगी, या फिर इसे अपनी कॉल्स के साथ रख लिया जाता है। और कॉल्स में पैसा डालेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, पहले डालेंगे अलॉटमेंट में और फिर भी बच जाता है तो उसको डालेंगे टू कॉल इन एडवांस अकाउंट में, कॉल्स में डाल देंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट में देखो कैसे करते हैं। यदि प्रश्न में, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम बता रखा है कि यदि क्वेश्चन में ना अधिक आवेदन राशि के समायोजन के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है, बताया नहीं कि कैसे एडजस्ट करनी है, यानी कि ये भी नहीं बताया कि अधिक आवेदन राशि को केवल आवंटन में प्रयोग किया जाएगा, तो अधिक आवेदन राशि को आवंटन के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई राशि बचती है तो उसे वापस कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम कि अगर कुछ भी नहीं कह रखा कि उसको कॉल्स के साथ एडजस्ट करो या ना करो, तो उसको हम वापस कर देंगे सिर्फ अलॉटमेंट में डाल के। और यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जो हमारी एक्सेस मनी आई है उसको अलॉटमेंट और कॉल्स के साथ एडजस्ट करना है, तो हम करेंगे दोनों में ही। इसके बाद भी अगर कोई शेष बचेगा तो उसे वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर। ये वाला क्वेश्चन कल वाली वीडियो में भी कराया था, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सेट बी में भी आया हुआ था। ठीक है, वही 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था। देखो, रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर क्या होता है, हरण किए गए अंशों को क्या करते हैं, डायरेक्टर जो है दोबारा से रीइश्यू कर देते हैं। अब इनका रीइश्यू कैसे होता है, एट पर पे भी हो सकता है, एट प्रीमियम पे भी, एट डिस्काउंट पे भी हो सकता है। देखो, जब हम न्यूली शेयर जो नए वाले शेयर हम इशू करते हैं ना, जो बिल्कुल नए शेयर है, उसको हम कटौती पर जारी नहीं कर सकते, उसको सिर्फ एट पर पे, एट प्रीमियम पे जारी कर सकते हैं। लेकिन इन वाले अंशों को जो रीइश्यू कर रहे हैं, फॉरफिटेड शेयर जो पहले हरण कर लिया अब उन्हें रीइश्यू कर रहे हैं, तो इनको हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। लेकिन पुनर्निर्गमन पर कटौती की राशि, यानी कि जब हम रीइश्यू कर रहे हैं ना, तो डिस्काउंट की अमाउंट उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगी जो पहले प्राप्त हो चुकी हो। ये कल बताया था कि मान लो कि 10 रुपये वाला शेयर अगर 4 रुपये में पहले रिसीव हो चुके और उसके बाद कंपनी ने फॉरफिटेड कर लिए थे, तो नेक्स्ट रीइश्यू करते टाइम हम मैक्सिमम 4 रुपये का ही जो है वो डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं दे सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हरण किए गए अंशों पर 3 रुपये प्राप्त हो गए और पुनर्निर्गमन के साथ 3 रुपये की ही कटौती दी जा सकती है, 7 रुपये तो कम से कम मंगवाने पड़ेंगे। अब एंट्री क्या होंगी रीइश्यू के टाइम, अगर हम एट पर पे करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम थिंग कि बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। और अगर डिस्काउंट पे करें तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब शेयर डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, पुनर्निर्गमन करने के बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो शेष बचेगा ना, वो कंपनी के लिए एक पूंजीगत लाभ होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है, और इसे कहाँ डाल दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाता है। इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन देखेंगे कि कंपनी ने सारे फॉरफिटेड शेयर इशू करे हैं कि नहीं, अगर कुछ करें ना तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट निकलता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट का, और उसके बाद कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर किया जाएगा। क्या बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम 2018 के क्वेश्चन करेंगे। कल तक के लिए बाय बाय।